तो विकास भैया क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग अभी सेमेस्टर 2 का जो मॉडल पेपर 2 है वो करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल्स 3 आते हैं एक जगह, तो और में आता है, माने वह दोनों में से कोई एक ही करना है, और एक लास्ट में आता है, वो भी ऑप्शन में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं दिया गया। मैं इसे न्यूमेरिकल्स को कल सुबह कराऊंगा, और जो चैप्टर उससे रिलेटेड है मैं उसे भी कल सुबह को ही समझाऊंगा। ठीक है, तो क्षेत्र व्यापार से समझते क्या हो। क्षेत्र व्यापार समझौते के दो उदाहरण दो। तो क्षेत्र व्यापार जो दो क्षेत्र आपस में क्या करता है, समझौता करता है। तो क्षेत्र व्यापार समझौते के दो उदाहरण, एक तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे NFT के बारे में दिया है, सार्क के बारे में नहीं लिखा है। देखो सार्क हो जाएगा एक जो भारत का है। ठीक है, क्षेत्र व्यापार भारत साउथ एशियन एसोसिएशन जो है वो। NFT ये भी हो जाएगा। तो क्षेत्र व्यापार समझौते वे समझौते होते हैं जिनमें कुछ देश आपसी व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष नियम बनाते हैं। जो उदाहरण है NFT है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यह अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच व्यापार समझौता है। बस NFT लिख देना, नाफ्ता। ठीक है, NFT है और ये तीनों के बीच का है। अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, तीन को नाम है। अच्छा है, साउथ एशियन जो है, ये सार्क जो है, इसमें टोटल 8 गो देश आता है भारत का अगल बगल का। तो यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच व्यापार सहयोग को बढ़ावा देता है। एशियन फ्री ट्रेड एरिया AFT है, एशियन फ्री ट्रेड एरिया ये भी है। और हम लोग को भारत देश का सार्क भी है, SAARC सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन। और कुछ था SAARCE रिलीजियन कोऑपरेशन। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिएगा। सार्क का भी उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं। या फिर अच्छा, यहाँ पर तो क्या है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा लिखना है बस। क्षेत्र व्यापार समझौते के 2 हानियां लिखो। तो क्षेत्र व्यापार समझौते की 2 हानियां बड़ा आसान है। घरेलू उद्योगों को नुकसान। इससे क्या होता है कि हम लोग अगर अगल बगल को बोल दें कि वादा कर लेते, ये होता है थोड़ा वादा करने का जैसा कि देखो ये सामान हम आपसे ही लेंगे। अपने अड़ोसी पड़ोसी को बोल देते हैं कि आप ये सामान अच्छा बनाते हैं, हम आपसे ये सामान खरीदेंगे। ठीक है, चाहे आप अच्छा नहीं बनाए तो ये एक संबंध बन जाता है। अब संबंध अच्छा बनाए रखने के लिए हम लोग उसी सामान लेते हैं, और उसी सामान लेते हैं तो हम लोग क्या, जो घरेलू उद्योग है उसका नुकसान प्रभाव पर उस पर नुकसान पहुंचता है। छोटे देशों पर प्रभाव। बड़े और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश छोटे देशों पर दबाव बना सकते हैं, जिससे व्यापार असंतुलित हो सकता है। ऐसा भी होता है। ये जब बाहरी देशों में सस्ता सामान आता है तो स्थानीय उद्योग की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और एक हानि सुन लो, जब हम लोग किसी से वादा कर देते कि हम हाँ सामान आपसे ही खरीदेंगे, तो घर के पड़ोसी में जो आपका दुकान है, ठीक है, पड़ोस का दुकान, अगर आपका उससे रिलेशन अच्छा है तो आप क्या करिएगा, उसके बगल में जो दुकान है वो जो अच्छा सामान दे रहा है, आप उसके पास नहीं जा पाइएगा, काहे कि आपका रिलेशन क्या है, इसके साथ अच्छा है। अब उसके पास से सामान लेके आइएगा, रास्ता में इसका दुकान पड़ता है, अब इसके पास से लेके आइएगा तो अब सोचिए कि ये देखेगा तो क्या बोलेगा, हालांकि ये सामान खराब दे रहा है। तो इसमें ये कठिन क्षेत्र व्यापार समझौता में ये एक हानि भी होता है कि हम लोग बोल दिए हैं तो हम लोग दूसरा देश से भी सामान नहीं ले पाते, क्योंकि इसको बोल दिए कि भाई हम लोग दोस्त हैं, तुम हमको ये सामान देना, हम तुमको ये सामान देंगे। अब उसका सामान खराब भी निकला, इसका सामान ज़्यादा अच्छा है, तो अब संबंध बिगड़ने का डर से हम लोग ठीक है चल जाएगा काम, ऐसा करते हैं। ये क्षेत्र व्यापार समझौता का 2 ठो हानि, 3 ठो हानि हो गया। व्यापार उदारीकरण के 2 लाभ है, 2 लाभ बताए। अगर आप लोगों ने पहले क्लास नहीं किया तो मैं इसमें बताता हूँ कि व्यापार उदारीकरण क्या होता है। अगर भारत देश बोल दे कि कम से कम खर्च लगेगा, आप विदेश में सामान भेज सकते हैं, और वहाँ से सामान अगर ला रहे हैं तो आपको टैक्स बहुत कम देना पड़ेगा। मतलब कि आप विदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं कि व्यापार टैक्स कम कर दिया, आप लोग व्यापार करिए। ठीक है, या फिर और कोई ऐसा नीति लाए, ऐसा पॉलिसी लाए कि जिससे कि आप लोग व्यापार बाहर देशों के साथ बढ़ा सके, कोटा बढ़ा सकते हैं और टैरिफ कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, व्यापार उदारीकरण होगा, माने हम लोग एक देश से दूसरे जगह में भी सामान बेच पाएंगे आराम से। तो देखो क्या होगा इससे, 2 लाभ क्या है इसमें, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होता है, और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने से क्या होता है, जब भी कंपटीशन बढ़ेगा तो कंपटीशन में लड़ने के लिए कोई ना कोई एक अच्छा उपाय निकालेगा। अब ये दोनों कंपटीशन करते रहेगा, अब इसके पास कंपटीशन कुछ नहीं था तो ये इसको जैसे मन वैसे अपना सामान बेच रहा था, लेकिन जैसे ही मान लो पूरी दुकान का एग्जांपल देते उसमें,
और जैसे मन वैसे पूरी बना रहा था, लेकिन इसके सामने भी एक अच्छा पूरी दुकान आ गया। अब ये अच्छा पूरी बना तो इसका देखा देखी इसको भी अच्छा पूरी बनाना होगा, ये भी अच्छा पूरी बनाएगा और इसका मजा आएगा कस्टमर लोग को कि पूरी खाएगा बढ़िया बढ़िया। ये लोग अच्छा अपने में कंपटीशन करके अच्छा अच्छा पूरी बनाते रहेगा, थोड़ा और लालच देगा, जलेबी देगा, पूरी के साथ जलेबी फ्री। ठीक, 20 रुपये का जलेबी खाओ, जलेबी खाओ मैंने 20 रुपये का पूरी खाओ, एक ठो जलेबी छोटा सा फ्री पाओ। तो सब उसी के दुकान में जाएगा अगर ऐसा छोटा बड़ा चीज़ ला देगा तो। देखो, नए उत्पादों की उपलब्धता, बाहरी देशों से अधिक और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादक उपलब्ध होते हैं, जिससे ग्राहकों को अधिक विकल्प मिलते हैं। नए उत्पादों की उपलब्धता, जब व्यापार उदारीकरण होता है, जब हम लोग खोल देते हैं व्यापार कि सब क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, सब देश हमसे व्यापार कर सकते हैं, हम सब देश से व्यापार कर सकते हैं, तो बाहर देश में ऐसा सामान जो हमारे देश में नहीं है वो सामान भी हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं द्विपक्षीय व्यापार समझौता। क्या होता है? जो व्यापार समझौता, देखो द्विपक्षीय, द्वि माने दो और पक्ष माने पक्ष, जो व्यापार समझौता दोनों पक्ष से हो। जब दो देश आपसी व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समझौता करते हैं तो उसे द्विपक्षीय व्यापार समझौता कहते हैं। जैसे कि अभी अभी नया अमेरिका ने निकाला है कि हम तुमसे व्यापार कर रहे हैं तो तुमको भी हमसे व्यापार करना होगा। हम जितना रुपये का व्यापार कर रहे हैं, हम तुमसे मान लो $100 का सामान खरीदे, तुमको भी हमसे $100 का सामान खरीदना होगा, नहीं तो। ठीक है, माने ये क्या कर रहा है, हाँ, तो अगर अमेरिका इससे $100 का सामान खरीद रहा है तो इसको भी क्या करना होगा, $100 का सामान खरीदना होगा। तो क्या होगा, दोनों को मुनाफा होगा। ठीक है, अमेरिका को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर अमेरिका इससे $100 का सामान खरीदा और ये कुछ नहीं खरीदा, अमेरिका बोलेगा तुम कहाँ नहीं खरीदा, तुमसे व्यापार नहीं कर, तुम्हारा सामान जाओ। ठीक है, तो क्या कर रहा है, द्विपक्षीय समझौता कर रहा है, तुम भी हमसे खरीदो, हम भी तुमसे खरीदेंगे, दोस्ती बढ़ेगा। ठीक है, द्विपक्षीय व्यापार समझौता। इसमें आयात निर्यात शुल्क में छूट या अन्य व्यापारिक लाभ शामिल हो सकते हैं। उदाहरण भारत और जापान के बीच मुक्त व्यापार समझौता। इसमें क्या क्या होता है हम लोग कि इसमें हम भारत और जापान का भी एग्जांपल दिया है कि भारत जापान क्या है कि टैक्स नहीं लेंगे जब। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि टैक्स नहीं लेंगे, व्यापार करते हैं हम दोनों आपस में। ठीक है, कोटा व प्रशुल्क में दो अंतर बताओ। तो कोटा क्या है, प्रशुल्क क्या है? तो कोटा हम लोग को पता था, कोटा का परिभाषा में यही तो हो गया हम लोग का आधार। आधार का हिसाब से अंतर लिखेंगे। कोटा एक सीमा निर्धारित करता है कि किसी उत्पाद को कितनी मात्रा में आयात किया जा सकता है, जबकि प्रशुल्क एक तरह का टैक्स होता है जो आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। ठीक है, प्रभाव को ऊपर देखते हैं तो कोटा सीधे मात्रा को नियंत्रित करता है, जबकि जो प्रशुल्क कीमत होता है उसको बढ़ाकर आयात को हतोत्साहित कर सकते हैं। कोटा हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इतना ही सामान भेज सकता है, तुम अमेरिका से 100 यूनिट ही फ़ोन लेके आ सकता है, 100 एप्पल का फ़ोन ही लेके आ सकता है। ठीक है, ये कोटा निर्धारित कर दिए। लेकिन इससे क्या होगा कि भारत का जो फ़ोन है, भारत का तो कोई फ़ोन ही नहीं है, बाकी सब फ़ोन ज़्यादा बिकेगा, क्या कि एप्पल का फ़ोन 100 हिट हुआ रहा है। अगर बोला जाए कि एप्पल का फ़ोन का दाम हम लोग और ज़्यादा बढ़ा दें, 1.5 लाख से 3 लाख कर देते हैं, तो भी क्या कर सकते हैं कि बहुत कम जोन खरीदेगा। ठीक है, कोटा क्या है, सीधे नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन इसको दाम बढ़ा देने से नियंत्रण तो हो जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली नियंत्रण कर रहे हैं। जबकि प्रशुल्क कीमत को बढ़ाकर आयात को हतोत्साहित करता है, आयात को क्या कर देता है, थोड़ा खराब कर देता है कि अब वो हमारे यहाँ पे सामान नहीं बेचेगा, हमारे यहाँ की चीज़ों को हम लोग ज़्यादा खरीदेंगे। इसीलिए बहुपक्षीय व्यापार के 2 लाभ लिखिए। तो बहुपक्षीय व्यापार जिसमें 2 या 2 से अधिक देश आपस में मिलजुल कर व्यापार करते हो कि ये हमको देगा, हम तुमको दे देंगे। ठीक है, ऐसे करके व्यापार होगा, बहुपक्षीय व्यापार। तो इसका 2 लाभ क्या है, व्यापक बाजार पहुंच। कई देशों के बीच व्यापार समझौते से निर्यातकों को अधिक देशों में व्यापार करने का अवसर मिलता है, क्या कि बहुत सारा देश है, अब हमको बेचना है ई देश में, ई देश में, ई देश में, इतना सारा हम लोग को बाजार मिल गया तो सब देश में बेच सकते हैं। ठीक है, सस्ती वस्तुओं की उपलब्धता, विभिन्न देशों से कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध होने से उपभोक्ता को लाभ होता है। ठीक है, उपभोक्ता जो खरीदने वाला है उसको बहुत सारा देश से आ रहा है तो उसको पास ऑप्शन रहता है कि ये देश से सबसे कम पैसा में आ रहा है, चाइना का सामान सबसे कम पैसा मिल रहा है तो हम क्या है ना चाइना का खरीदें। ठीक है, इसके बाद प्रमाप विचलन को परिभाषित करें। देखो प्रमाप विचलन क्या होता है ये तो हमको भी नहीं पता, ये कल सुबह कोई बताएंगा। ठीक है, अब इसका खाली परिभाषा पढ़ दे रहे हैं। प्रमाप विचलन एक सांख्यिकीय मापदंड है जो यह दर्शाता है कि कोई डाटा बिंदु औसत से कितना भिन्न है। यह डाटा के फैलाव को मापने में मदद करता है। तो ये समझाएंगे अगले दिन। ठीक है, प्रमाप विचलन की कोई 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखो। तो यह हमेशा शून्य या धनात्मक होता है, यह हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, माइनस में नहीं जाएगा प्रमाप विचलन, क्या है कि बाद में इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये समझाएंगे अगले दिन। यदि सभी डेटा बिंदु समान है तो इसका मान 0 होता है, या फिर ये तो प्लस में आएगा या तो
सभी डेटा समान है तो ये 0 आएगा। ये हम अगला दिन समझाएंगे क्या होता है। डाटा के फैलाव को दर्शाता है, जितना अधिक प्रमाप विचलन होगा डाटा बिंदु उतने अधिक बिखरे होंगे, अगला दिन समझेंगे। सूचकांक के 2 सामान्य उपयोग को लिखो। तो सूचकांक ये इंडेक्स नंबर है, तो इंडेक्स नंबर में क्या होता है, मुद्रास्फीति मापन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग महंगाई दर मापने के लिए करता है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इंडेक्स नंबर में क्या करते हैं कि कितना हम लोग का महंगाई बढ़ रहा है, ठीक है, साल दर साल, तो हम लोग सूचकांक में ही मापते हैं। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इन दोनों की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, महंगाई दर मापने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आर्थिक प्रदर्शन का विश्लेषण, सूचकांक का उपयोग शेयर बाजार, औद्योगिक उत्पादन और अन्य आर्थिक गतिविधियों के प्रदर्शन को समझने के लिए किया जाता है। आर्थिक प्रदर्शन का विश्लेषण, सूचकांक का उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर बाजार, औद्योगिक उत्पादन और अन्य आर्थिक गतिविधियों के प्रदर्शन को समझने के लिए कर सकते हैं। देखो सूचकांक में क्या दिखाता है, पहले कितना था अभी कितना है, इसका प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है, ठीक है। तो हम लोग सूचकांक को देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि शेयर मार्केट क्या हो रहा है, इसका दाम बढ़ रहा है कि शेयर मार्केट घट रहा है। अगर शेयर मार्केट बढ़ रहा है तो मुनाफा होगा, शेयर मार्केट घट रहा है तो बड़ा लॉस होगा। और अभी यही हाल में देखने को मिल रहा है, अभी यही चल रहा है कि शेयर मार्केट जो बहुत डाउन हो गया है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है बहुतों को, ठीक है। भारत में लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो ये क्या दिया है, ये हम लोग को निकालने दिया है सूचकांक, इसके अथवा में है। वर्तमान वर्ष के विभिन्न वस्तुओं की मात्रा का योग 200 और आधार वर्ष की विभिन्न वस्तुओं की मात्रा का योग 150 है। तो वर्तमान वर्ष की मात्रा सूचकांक की गणना कीजिए। वर्तमान अभी कितना है, 200 है, पिछला साल कितना था, 150 था, तो कितना बढ़ा है, ठीक है, ये निकालना है। पहले कितना था, 150, अभी कितना है, 200, तो कितना बढ़ा है, तो हम लोग को ये निकालना होगा। तो देखो मात्रा सूचकांक का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, ये होता है वर्तमान वर्ष की कुल मात्रा, अभी कितना मात्रा है और आने वाले समय पहले की कितनी मात्रा थी, ठीक है, फिर उसको 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज में निकलेगा। इसको हम लोग बेसिकली परसेंटेज ही निकाल रहे हैं, ठीक है। ऊपर में 200 बटा 150 गुने 100, तो 133%, तो 33% से बढ़ गया है इस साल, ठीक है। तो यही है मात्रा सूचकांक निकालने बोले तो बड़ा आसान है निकालना, ठीक है। 200 बाई 150 गुने 100। सूचकांक बनाने में आने वाली 2 कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। तो उचित वस्तुओं का चयन, कौन सी वस्तुओं को शामिल किया जाए, इसका निर्णय कठिन होता है सूचकांक बनाने में। और मूल्य और मात्रा में भिन्नता, समय के साथ वस्तुओं की कीमतें उपलब्धता बदलती रहती है, जिससे सही अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है सूचकांक में, ठीक। थोक मूल्य सूचकांक क्या है, तो थोक मूल्य सूचकांक एक सांख्यिकीय मापदंड है जो बाजार में वस्तुओं की कीमतों में होने वाली बदलाव को दर्शाता है, ठीक है। WPI क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो वस्तुओं में कितना कीमत में बदलाव हुआ ये दिखाता है, ठीक है। इसका उपयोग महंगाई को मापने के लिए किया जाता है कि पहले थोक विक्रेता के पास कितने में सामान मिलता था, अभी कितने में मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं WPI, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ये 4 मार्क्स का प्रश्न आएगा, ठीक है। ऋण वित्त पोषण क्या है, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। तो ऋण वित्त पोषण क्या था कि हम किसी को क्या दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं, और उसको पैसा का, हम किसी को क्या दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं, माने ऋण माने उधार दे रहे हैं, और वो उसके बदले में क्या देगा, हमको इंटरेस्ट देगा। अगर आपका बिजनेस खोलने का प्लान है तो आपको लोन लेना ही होगा, क्योंकि इतना पैसा कहाँ से आएगा, और लोन लेके करिएगा तो उसके बाद डर लगा रहता है कि कहाँ जाएगा पैसा भर पाएंगे कि नहीं। एक ऐसी प्रक्रिया है ऋण वित्त पोषण जिसमें कोई कंपनी या व्यक्ति अपने व्यापार या अन्य कार्यों के लिए धन उधार लेता है और उसे एक निश्चित समय के बाद ब्याज सहित चुकाता है। यह वित्त पोषण मुख्य रूप से बैंक, वित्तीय संस्थान या बाजार से उधार लेकर किया जाता है। जैसे कि बॉन्ड जारी कर सकते हैं आप, कंपनियां निवेशकों को बॉन्ड जारी करके उनसे धन जुटाती हैं। निवेशक कौन, तो जो पैसा दे रहा है, जिसके पास पैसा है और वो पैसा दे रहा है, और समय समय पर ब्याज भी चुकाती है, ठीक है। कंपनी बॉन्ड जारी करती है, माने इतना तुम बॉन्ड रखो और इसके बदले हमको इतना पैसा दो, ठीक है। बैंक ऋण, हम लोग सीधा बैंक से जाके भी लेते हैं लोन, जा तो लोन बैंक ही देता है। कंपनियों या व्यक्ति बैंकों से कर्ज लेते हैं और उसे ब्याज के साथ लौटाते हैं। इसका लाभ यह है कि इससे व्यापार को तुरंत धन मिल जाता है, लेकिन इसे चुकाना भी जरूरी होता है, इसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। हम लोग पढ़े हैं इसका नुकसान, ठीक है। कहाँ पर है, तो पहले की जो 2 वीडियो है, 2-3 वीडियो उसमें पढ़े हैं। बाजार विफलता के 4 कारणों को लिखें। तो बाजार विफलता के 4 कारण क्या है, तो अच्छा मैंने जो चैप्टर 2 है इकोनॉमिक्स का, उसका पार्ट 1 ही है,
मैंने पार्ट 2 का वीडियो बनाया था उसका, लेकिन मैंने गलती से फ़ोन से डिलीट कर दिया उसको, तो वो बड़ा दिक्कत आ गया। उसको मैंने अपलोड कर दिया होता तो फिर से उसके लिए दोबारा वीडियो बनाना नहीं पड़ता, हालांकि मैंने बनाया भी नहीं है, कल सोचूंगा बनाने का। ठीक है, बाजार विफलता, मार्केट फेल्यूर क्या है? तो यह वह स्थिति होती है जब बाजार कुशलता से काम नहीं करता। जब बाजार ठीक से काम नहीं करता और संसाधनों का सही उपयोग नहीं करता है, तो इसी को बोलते हैं कि मार्केट फेल्यूर। ठीक है, बाजार ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो बाह्य प्रभाव, इसका मुख्य कारण क्या है? तो बाह्य प्रभाव। बाह्य प्रभाव क्या होता है? जब किसी आर्थिक गतिविधि का प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ता है, जैसे प्रदूषण। ठीक है, जब कोई हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि प्रदूषण फैल रहा है, इससे क्या हो रहा है? दूसरे लोगों को भी प्रभाव पहुंच रहा है, उन लोगों को भी चुकाना पड़ रहा है। तो कंपनियां अपने लाभ के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, इससे समाज को हानि होती है। ये क्या है? मार्केट फेल्यूर है। ठीक है, अधूरी प्रतिस्पर्धा, जब बाजार में कुछ बड़ी कंपनियां का एकाधिकार हो जाता है, ठीक, जैसे कि एयरटेल है, जियो है, वीआई है, ये लोग, तो वे मनमाने ढंग से अपनी कीमत तय करते हैं, बढ़ा देते हैं जब मन। और क्या है? डाटा पैक लेना ही होगा, बिना डाटा पैक का नहीं है रिचार्ज। आसमान सूचना, असमान सूचना, जब एक पक्ष को अधिक जानकारी होती है और दूसरा पक्ष अनजान रहता है, जैसे डॉक्टर और मरीज के बीच जानकारी का अंतर। तो जब बाजार विफलता के एक और कारण है कि असमान सूचना, जैसे कि डॉक्टर को सब पता है लेकिन वो उसको बता नहीं रहा है। भारत में तो ऐसा होता है कि सरकारी अस्पताल में तो ज़्यादा होता है कि डॉक्टर खाली बोलता है ये सब दवाई खा लो, क्या हुआ उतना सब नहीं बताता, लेकिन दूसरे देशों में सब बताता है कि देखो आपको ये हुआ है, इस कारण हुआ है, आपको ये इलाज कराना होगा। तो दूसरे देशों में ऐसा होता है। सार्वजनिक वस्तुओं की समस्या, कुछ सेवाएं जैसे सड़कें, स्ट्रीट लाइट सभी के लिए होती है, लेकिन इनके लिए कोई सीधा भुगतान नहीं करता, जिससे सरकार को नुकसान होता है। ठीक है, तो सार्वजनिक वस्तुओं की समस्या, तो ये सब क्या है? मार्केट फेल्यूर के प्रकार है या कारण है। इसका मुख्य कारण इस प्रकार है। तो व्यापार उदारीकरण की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। तो व्यापार उदारीकरण क्या है, हम लोग समझे थे। व्यापार उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार व्यापार से जुड़े प्रतिबंधों को कम कर देती है, ताकि देशों के बीच आयात और निर्यात आसानी से हो सके। इससे विभिन्न देशों के व्यापारी स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं और उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक उत्पाद और सेवाएं मिलती हैं उपभोक्ताओं को। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? तो पैसे में कमी हो जाती है। अगर हम लोग उदारीकरण कर दे तो जिससे जो सबसे कम दाम में पैसा दे सामान दे रहा है, उसका सामान ज़्यादा बिकेगा, शुल्क में कमी आएगा। ठीक है, सरकार आयात निर्यात पर लगने वाले टैक्स को कम कर देती है, तो इससे क्या होता है? शुल्क में कमी आ जाती है। नियमों का सरलीकरण, व्यापार करने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाता है। अभी तो बहुत मुश्किल है, जब उदारीकरण हो जाता है, दोनों देश में समझौता हो जाता है, तो आसान हो जाता है। विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलता है कि उस देश में कंपनी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, भारत का कोई कंपनी अच्छा काम कर रहा है, तो उस देश का आदमी लोग भारत में निवेश करेगा। ठीक है, निवेश माने इन्वेस्टमेंट करेगा, पैसा देगा। आप लोग के लिए भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट, मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोग के एग्जाम के खत्म होने के बाद कि आप लोग के लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, जो कि आगे चल करके आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। ठीक है, आप लोग कहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो विदेशी कंपनियों को घरेलू बाजार में निवेश करने की अनुमति दी जाती है। विदेशी कंपनियों को घरेलू बाजार में निवेश करने की अनुमति दी जाती है, तो विदेशी निवेश बढ़ता है। हटाओ उदाहरण, भारत में 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए गए, जिससे कि निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला और भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध ये भी अगला दिन पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बताते हैं। स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध दो चर के बीच गैर रेखीय संबंध को मापने की एक महत्वपूर्ण विधि है। तो दो चर पता है ना, एक कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोग का उम्र, एक हाइट, उम्र बढ़ने के साथ साथ हाइट बढ़ता है, या फिर और कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे शाम होता है, टाइम के साथ शाम होता है, फिर टाइम के साथ दिन होता है, शाम होता है। दो चर होना चाहिए। ठीक है, यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब डेटा संख्यात्मक होने के बजाय रैंक रूप में उपलब्ध हो जाता है। इसे जो भी लिखा है, इसको अगला दिन हम लोग समझेंगे, किताब से समझेंगे। ठीक है, ये का पता का लिखा है, नहीं समझ में आ रहा हमको, अगला दिन समझेंगे। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध पर टिप्पणी, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन दोनों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध दो संख्यात्मक चर के बीच रेखीय संबंध को मापने के लिए, ठीक है, ये कल देखेंगे, कल अच्छा समझा देंगे। कार्ल पियर्सन और ये दोनों जो सन है, दोनों सन को अगला दिन समझाएंगे। ठीक है, ये देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन, बाह्यता की समस्या क्या है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है।
तो बाह्यता की समस्या वहाँ पे भी थोड़ा सा आया था, यहाँ पर भी थोड़ा सा है, इसी में था पहले। तो बाह्यता वह आर्थिक प्रभाव है जो किसी व्यक्ति या कंपनी की गतिविधि के कारण अन्य लोगों पर पड़ता है। ठीक है, देखो कोई कंपनी चला रहा है तो जो आदमी है उसको तो अपना पैसा इसमें लगाना ही पड़ रहा है, इसका तो कुछ तो जा ही रहा है, ठीक है, इसको तो कुछ कर्ज चुकाना ही पड़ रहा है कंपनी चलाने के लिए। अब कंपनी से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है तो धुआं पर्यावरण में फैल रहा है। अब धुआं पर्यावरण में फैला तो सबको बीमारी भी हो रहा है उसके फैक्ट्री के अगल-बगल वाले लोगों को, और पर्यावरण गंदा भी हो रहा है। तो अगर पूरा खर्चा देखा जाए कि ये कंपनी कितना खर्चा कर रही है, तो ये जितना खर्चा कर रहा है कंपनी चलाने के लिए वो तो है ही, साथ में पर्यावरण को साफ करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, वो सब भी खर्चा को ऐड करना पड़ता है। तो बाह्यता की समस्या क्या है, जब क्या करे, अन्य लोगों को भी चुकाना पड़े। कंपनी तो कंपनी, अन्य लोगों का भी स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, ठीक है, तो इसको बाह्यता की समस्या कहा जाता है। लेकिन उसका कोई भुगतान या मुआवजा नहीं मिलता है। अब कंपनी धुआं तो फैला दे रही है, जैसे लिलुआ में बहुत ज़्यादा धुआं होता है, बड़ा खतरनाक। तो बाह्यता दो प्रकार की होती है। सकारात्मक बाह्यता, जब किसी गतिविधि से समाज को लाभ होता है तो बाह्यता दो तरह की होती है। बाह्यता की समस्या क्या है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। बाह्यता दो तरह की है। सकारात्मक जब क्या हो, जब समाज को अच्छा, टीकाकरण से न केवल व्यक्ति सुरक्षित रहता है बल्कि समाज भी बीमारियों से बचता है। अगर कोई ऐसा कंपनी जो टीकाकरण बना रहा है तो ये अच्छा है। नकारात्मक बाह्यता क्या होती है, जब किसी गतिविधि से समाज को नुकसान होता है तो उसको नकारात्मक बाह्यता कहते हैं। कारखानों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण बढ़ाता है और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। ठीक है, समाधान, इसका समाधान क्या है, तो हम लोग ऐसे सरकार प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों पर कार्बन टैक्स लगा सकती है। ठीक है, कि कार्बन बढ़ा रहा है तो टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स भराएगा तो लोग का खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा तो लोग वैसा फैक्ट्री खोलेगा नहीं। ठीक है, तो कार्बन टैक्स लगा सकती है। सब्सिडी, सकारात्मक बाह्यता को बढ़ाने वाले कंपनी सरकार सकारात्मक बाह्यता को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनुदान दे सकती है, जैसे सौर ऊर्जा पर सब्सिडी। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको क्या करे, छूट दे कि आप और ऐसी कंपनियां खोलें। ठीक है, नियम और कानून, सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त नियम बना सकती है, इससे क्या होगा, बाह्यता की समस्या को रोका जा सकता है। आगे आते हैं, इसी में दिया अथवा करके सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तुओं के बीच अंतर कीजिए। सार्वजनिक वस्तुएं, पब्लिक गुड्स और निजी प्राइवेट गुड्स, ये क्या है, अर्थशास्त्र में वस्तुओं के दो मुख्य रूप है, इनका अंतर निम्नलिखित है। देखो, स्वामित्व, सार्वजनिक वस्तु का जो स्वामी है कौन है, सरकार है। सार्वजनिक माने गवर्नमेंट वाला, ठीक है, जो सबके लिए उपलब्ध है, जैसे कि रेलवे सबके लिए है, मेट्रो सबके लिए। तो सार्वजनिक वस्तु का स्वामी कौन होता है, सरकार होता है। निजी वस्तु का स्वामी होता है कोई व्यक्ति या कंपनी। ठीक है, उपयोग, तो उपयोग में सार्वजनिक वस्तु सभी के लिए उपलब्ध होता है, सभी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन निजी वस्तु में जिसके पास पैसा है, जैसे मर्सिडीज कार, जिसके पास पैसा है वही मर्सिडीज खरीद पाएगा, केवल खरीदार के लिए। उदाहरण, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, सैन्य सुरक्षा, ट्रेन, रेल, और कपड़े, मोबाइल, वाहन, ये सब क्या है, हम लोग का अपना है, निजी वस्तुएं हैं। ठीक है, भुगतान, इस आमतौर पर सरकार द्वारा यहाँ करों से भुगतान किया जाता है। करों से क्या है, ग्राहक को खरीदना पड़ता है और इसे बस करों से ले लिया जाता है और सबको फ्री में बांट जाता है, दिया जाता है। राशन भी है, हो जाएगा इसमें। और ठीक है, अच्छा, सार्वजनिक वस्तुएं, रेल को लिख सकते हैं, लेकिन ये सबका पैसा कहाँ से आता है, तो भुगतान कहाँ से होता है, तो उससे होता है, कर से, टैक्स से। सरकार सार्वजनिक वस्तुओं को प्रदान करती है क्योंकि निजी कंपनी इन्हें लाभ के बिना उपलब्ध नहीं कराती है। प्रमाप विचलन के गुण, दोष और उपयोग का उल्लेख कीजिए। प्रमाप विचलन क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी अगले दिन समझाएंगे अच्छा से। इसके साथ एक और में रहता है, तो आप लोग सवाल बनाइएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, या फिर आप लोग ये थ्योरी भी याद करके जा सकते हैं। देखो, प्रमाप विचलन क्या है, एक सांख्यिकी उपाय है। देखो, दो तरह का दिमाग होता है, एक को अगर रटने कहा जाएगा तो रट लेगा, और ऐसा दिमाग जो कि मेरे तरह है कि जब तक समझ में आएगा नहीं तब तक याद होगा ही नहीं। ठीक है, जब तक दिमाग में समझ नहीं आ जाता कि है क्या, तब तक याद करने का मन नहीं करेगी क्या है। और कुछ लोग का होता है कि जो भी है रट लेते हैं, हाँ ठीक है, एग्जाम में जाके लिख देंगे। तो इसको समझाना होगा ठीक से। डेटा के प्रसार को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, यह बताता है कि डेटा बिंदु औसत से कितनी दूर है। तो इसका गुण क्या है, सटीकता, यह डेटा की विविधता को सटीक रूप से मापता है। संपूर्ण डेटा का उपयोग, यह गणना में सभी आंकड़ों को शामिल करता है जिससे विश्वसनीयता बढ़ती है। तुलना में सहायक, विभिन्न डेटा सेटों की तुलना करने में मदद करता है। और इसके दोष क्या है, तो गणना जटिल होती है, अन्य मापों की तुलना में इसे निकालना थोड़ा कठिन है। अच्छा, तब
तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, यहाँ पे लिखा गया है। संवेदनशीलता, यदि डेटा में एक बड़ा या छोटा मूल्य होता है तो यह परिणाम को प्रभावित कर सकता है। इसका उपयोग, देखो, व्यापार और नीति में जोखिम मापने के लिए किया जाता है, शिक्षा में छात्रों के अंकों को विविधता को समझने के लिए किया जाता है, और गुणवत्ता नियंत्रण में उत्पादों की गुणवत्ता को बनाए रखने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम भेज देंगे, दोनों टेलीग्राम पे भेज देंगे। ठीक है, तो बस आप लोग पढ़िए, बाकी का कल सुबह को हम बनाते हैं। टाटा।